हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इम्परफेक्ट सर यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैं बहुत दिनों के बाद आया हूं। एंड आज हम लोग जो पढ़ने वाले जो टॉपिक क्लास 12 आज हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12 का ही पहला लेक्चर होने वाला है, जो कि होने वाला है केमिस्ट्री का। बायो के बारे में मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो तो तरुण सर देखेंगे। एंड मैथमेटिक्स के भी आने वाली है भाई, वीडियो रेडी रहो, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। मैंने माता से हाल ही बात करी है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है सॉल्यूशंस, क्लास 12 है टॉपिक ये। क्लास 12 टॉपिक पूरा फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, यानी केमिकल यानी फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है सॉल्यूशंस। एंड ये जो होने वाला है पूरा वन शॉट होने वाला है। ट्राई करेंगे जितना भी टाइम लगे। ये वीडियो कट करके पहले बता रहा हूँ आने वाली है। एक दिन में इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं पूरा बैठ के रिकॉर्ड कर सकूं, तो कट कट करके आने वाले वीडियो। तो चलो अपने हम लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब हमारा सॉल्यूशन को। सॉल्यूशंस नाम से आपको पता चल रहा है क्या होता है सॉल्यूशंस? कुछ पता है आप सभी लोगों को क्या होता है सॉल्यूशंस? सॉल्यूशंस यानी दो चीजों को मिला के जो बनाओ, दो या दो से ज्यादा चीजों को मिला के जो बनाओ। एग्जाम्पल दूं तो अगर हम एक ग्लास ऑफ वाटर के ऊपर अंदर शुगर डालते हैं, तो जो शुगर है और वाटर दोनों को हमने मिलाया, ठीक है, जो मिला, जो आखिर में रिजल्ट आया, उसको बोलते हैं सॉल्यूशंस। नहीं समझ में आ रहा? कोई ना, अभी मैं डेफिनेशन में लिखवा दूंगा। तो सॉल्यूशंस, तो अब हम लोग सॉल्यूशंस की बात करें। सॉल्यूशन में जो सबसे मेन चीज आती है वो होती है कंसंट्रेटेड टर्म्स। कंसंट्रेटेड टर्म्स होती क्या है, कुछ पता है? कंसंट्रेटेड टर्म्स पता है? जिसको कमेंट में बताओ, ठीक है आंसर। कंसंट्रेटेड टर्म्स का मतलब हो गया, आप लोग क्लास 11 में पढ़ के भी आ चुके हो। यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। यानी पढ़ो क्या लिखा भाई, मोलैरिटी। मोलैलिटी क्या होता है? एक और होता है, नाम पता है, याद है? यस, मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता है, एक होता है नॉर्मेलिटी होता है। ये सब तो 11th की चीजें हैं, तो पढ़ के आ चुके होंगे। इसके ऊपर जैसे मोलैरिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, इन सब के मैं तुम्हें मतलब फॉर्मूले बता दूंगा। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि तुम लोग 11th पढ़ के आ चुके हो। नहीं पढ़ा तो 11th की चैप्टर 1 रिवाइज कर लेना, ठीक है जाके। ये हो गया कंसंट्रेटेड टर्म्स के ऊपर बारे में। अब सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। सॉल्यूशंस के बाद हम किस चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं? तो सॉल्यूशंस के बाद हम लोग जिस चीज के बारे में बात करना सबसे ज्यादा फेवरेट है, बहुत मतलब मेन भी है, जिसका नाम है वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बाद जो आता है तुम्हारा अगला टॉपिक, ये टॉपिक नहीं है, ये एक टाइप ऑफ कंसंट्रेटेड टर्म्स है। टाइप एक टाइप है, बट उसे बोलते नहीं हम लोग। जिसको बोलते हैं हम लोग पार्ट्स पर मिलियन। क्या बोलते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीपीएम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीपीएम। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। छोटा इसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो ला के क्वेश्चन एक दो करा दूंगा, बस खत्म। वेपर प्रेशर के बाद जो अगला आता है, वेपर प्रेशर के बाद जो अगला आता है, वेपर प्रेशर के अंदर ही होता है, नाम है उसका राउल्ट्स लॉ। क्या है नाम? राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ भी पढ़ेंगे हम लोग। राउल्ट्स लॉ के बाद जो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ पता है? कुछ पता है? कुछ पढ़ा है चैप्टर? हल्का सा हिंट दे रहा हूँ, राउल्ट्स लॉ के जस्ट अगले पेज पे होगा, वो चीज मिल जाएगी तुम्हें। बताओ। और बता रहा हूँ, पूरे चैप्टर की सबसे मेन चीज है वो, पूरे चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं। आप लोग कमेंट में बता देना, ठीक है? क्या है वो? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, तीनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसे स्टार लगा लेना। इधर से टाइप्स ही बताया था, टाइप्स हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे बाद में। पहला जो आता है उसे बोलते हैं हम लोग RLVP। इसकी फुल फॉर्म होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या होती है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग एलिवेशन। एलिवेशन इन बीपी। बीपी क्या होता है? बीपी क्या होता है? कोई लोग बोलेंगे सर ब्लड प्रेशर। अरे पागलो गधो, ये ब्लड प्रेशर नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट।
क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा, डिप्रेशन। मत जाना तुम लोग, अगर लड़की छोड़ के जा रही है तो तुम पढ़ो, DPRESSI, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। और एक लास्ट, हमारा चौथा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। इस ऑस्मोटिक आपको नाम सुन के समझ में आ रहा होगा, बायो, यार बायो से रिलेटेड कुछ होगा, बट ऑस्मोटिक के बारे में ना आप लोग अपने तनु सर से पूछना, ठीक है? उनकी वीडियो पे कमेंट करना, वो बताएंगे आगे। ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। ऑस्मोटिक के प्रेशर के बाद हम पढ़ने वाले हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या पढ़ने वाले? रिवर्स ऑस्मोसिस। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उसका उल्टा ही जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। कुछ नहीं बताऊंगा ये इनमें से, ये एक एक डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे वेपर प्रेशर पढ़ेंगे तो कैसे, पहले बेसिक लेवल पे, देन मेंस, देन एडवांस लेवल पे, यही सब ऐसे करते करते सब चीज आने वाली है। रिवर्स ऑस्मोसिस के बाद क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? उसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है जिसे बोलते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी। बिलिटी ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ये लोग, ये चीज ना सॉल्युबिलिटी वाला हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं, वेपर प्रेशर के बाद। बट हम लोग वेपर प्रेशर, इसे हम लोग लास्ट में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर एक सबसे मेन चीज है, जिसके बाद जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना तुम्हारी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसके बाद ही आती है वो मेन चीज, सेकंड नंबर पे आती है। और जेई मेंस, एडवांस, नीट लेवल, हर में आपको पेपर में दिखेगा, जिसका नाम है हेनरीज लॉ और उसके कुछ एप्लीकेशंस, ठीक है? हेनरीज लॉ से कुछ एप्लीकेशंस, तो एक ही करके इन सबके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेटेड टर्म्स के बारे में। आज हम इसके बारे में बात करते हैं। कुछ कुछ फॉर्मूले जानते हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, और आज इस चीज को, पार्ट्स पर मिलियन, इसको भी खत्म करते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना पहला देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स क्या क्या होती है। तो दोस्तों, तो अभी तक मैं आप सभी लोगों को तो दे चुका हूँ पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन, कि आप लोग चैप्टर के बीच में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब चैप्टर के बीच में बहुत सारी चीजें जैसे जो मैंने छोड़ दी है, मैंने नहीं बताई है, वो मैं उस टाइम बताऊंगा। एक एग्जांपल के मैं आपको देता हूँ, वेंट ऑफ वेक्टर, ये मैंने नहीं लिखवाया, ये उसके बीच में बताऊंगा मैं, ठीक है? जब टॉपिक आएगा वो वाला। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नाम में से हमें उसकी मीनिंग भी निकालनी है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, देखो, ये होता है, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। किसका भाई? ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। भाई कॉमन सी बात है यार, दो का तो बनेगा ही ना, तुम एक से कोई थोड़ा सॉल्यूशन बना पाओगे, दो से ज्यादा तो सब्सटेंस चाहिए किसी भी उसको बनाने के लिए, सॉल्यूशन को। अब देखो, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस which loses their individual identity, ठीक है, and cannot be separate identity and cannot be separated by simple method। अब यहाँ पे मैंने अंग्रेजी तो पेल ली, अब इसका मतलब क्या हुआ? तो सेपरेटेड बाय अ सिंपल मेथड, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, सबसे पहले तो होमोजेनस। होमोजेनस का मतलब देखो, ये जो यहाँ पे वर्ड लिखा है, इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? अब देखो, मान लो इसके अंदर एक सॉल्यूशन है, किस चीज का? इसके अंदर सॉल्यूशन है वाटर प्लस शुगर। बस शुगर तो जानते ही हो गए यार, चीनी यार, ठीक है? शुगर यानी चीनी और पानी को हमने मिलाया, चीनी और पानी को मिलाया, फिर जो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना है ना, इसको इसको बोलते हैं सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। और इसी को एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं मिक्सचर।
यहाँ पे दिखा है ना, होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, आया समझ में। और एक और चीज देख लो, एक और यहाँ पे मेन पॉइंट है, मतलब एग्जांपल एक टाइप का। देखो, अगर मैं दो चीज, अगर मैं मान लो यहाँ पे मैंने दो दिया, वाटर और शुगर, अगर मैं वाटर को मान लेता हूँ ए और शुगर को मान लेता हूँ बी, तो इनसे जो मिलकर जो सी बन रहा है ना, ये है सॉल्यूशन। ये मैंने रिएक्शन की फॉर्म में बता दिया। ठीक है, अब देखो, बात बढ़ाते हैं आगे। देखो, अब सॉल्यूशन हम बता दिया मैंने क्या होता है। ठीक है, सॉल्यूशन लोड, सॉल्यूशन में दो चीज होती है, पहला होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। अब भाई ये सब क्या भला है? अरे ये कोई भला नहीं है, सब तुम जानते हो। ठीक है, मैंने जैसे ही बोल रहा हूँ ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तुमने मुझसे पहले बता दिया ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, और तुम्हें पता भी होगा क्या होता है। सॉल्यूट यार जो लेस अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट होता है, और ये जो हमारे पास हाई लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल देख लें। देखो, अगर मैं बोलता हूं 10 ग्राम ऑफ इथेनॉल डिजॉल्व इन, यार रुक जाओ, 10 ग्राम ऑफ इथेनॉल इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, मतलब क्या हुआ? देखो, 10 ग्राम ऑफ इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, इसमें देखो 10 ग्राम कम है, 100 ml ज्यादा है इथेनॉल। ठीक है, चलो यार तुम्हें ये ना भी समझ में भी नहीं आएगा, तो इस एग्जाम्पल में हटाते इजी सबसे एग्जाम्पल दिखाता हूँ, फिर ये भी लाऊंगा। देखो देखो देखो, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ 20% ऑफ इथेनॉल, चलो इथेनॉल पता है क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्या होता है? CH3CH2OH, नहीं होता है ना? हाँ, इसकी तो जरूरत नहीं है, इससे तो भाई अभी तुम ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना 12th की, ये तो कुछ नहीं है, कसम से बता दो ये कुछ नहीं है। तुम्हें बताया जाएगा बहुत सारी चीजें, वो तो ऑर्गेनिक में बात करेंगे, ऑर्गेनिक के लेक्चर में। अब यहाँ पे बोला है 20% ऑफ इथेनॉल, यानी जो 20% है ये क्या है? इथेनॉल। 20% है इथेनॉल, और जो बाकी, इससे हमें ये पता चल रहा है कि 20% जो है ये सिर्फ इथेनॉल है, और बाकी जो बचा 80% क्या होगा? आया समझ में? अब ये लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी ये क्या है? सॉल्यूट, और ये ज्यादा अमाउंट में क्या है? सॉल्वेंट। बोलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई परेशानी? कोई बात नहीं, नहीं है तो एक और एग्जांपल देखो। 45% ऑफ एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला मुझे कमेंट में करके बताओ क्या होता है। देखो 45% यानी 45 जो परसेंट है, ये तुम्हारे पास क्या पड़ा है? एसिटिक एसिड, और बाकी बचा 45% ऑफ एसिटिक एसिड, यानी 45% क्या है तुम्हारा? एसिटिक एसिड। बाकी बचा कितना? 55%, ये क्या है तुम्हारा? वाटर है भाई, वाटर 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 वाटर। ये कम अमाउंट में है, ये ज्यादा अमाउंट में। कम अमाउंट वाले को हमने कहा था सॉल्यूट होता है भाई साहब, और ज्यादा अमाउंट हमने को वाले को बोलता था सॉल्वेंट होता है भाई साहब। खत्म बोलो बेटा, खत्म। ये है भाई साहब, ये तो स्टार्टिंग। हाँ, तो इसे तुम लोग आप लोग नोट कर सकते हो, बट नोट करने से पहले एक और चीज देख लो। जैसे यहाँ पे क्या है? सी सॉल्यूशन मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम पढ़ चुके हैं कि भाई सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या है। अब यहाँ पे मैंने ए को क्या बोला था? शुगर, और बी को क्या बोला था मैंने? वाटर। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ था? शुगर वाटर के अंदर मिक्स हो गया था पूरा अच्छी तरीके से, यूनिफॉर्मली। तो यानी शुगर की मात्रा होगी कम, वाटर की होगी मात्रा ज्यादा। तो यानी ऐसे इस केस में जो ए है वो होगा तुम्हारा सॉल्यूट, और जो बी है वो तुम्हारा होगा सॉल्वेंट। इसी साथ मैंने इसमें एक बदलाव जोड़ दिया। चलो मैं साइड जा रहा हूँ, कर लो आप लोग नोटिस है, फिर आगे बढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं कहां से आ गया, अभी तो आदित्य सर पढ़ा रहे थे। मैं कहीं भी घुस जाता हूँ, वैसे भी ये मेरा घर है, वो घुसा है मेरे घर में, जा नहीं रहा है 3 बजे से। चलो कोई नहीं,
तो मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों आया हूँ। वैसे तो मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको पता है केमिस्ट्री कितनी ज्यादा मुश्किल है, और आदित्य सर अकेले नहीं संभाल सकते। मतलब संभाल लेंगे यार, वो मेरे को खुद जल्दी गुजरेगी, मेरा फेवरेट चैप्टर है। ठीक है, एक टिप पॉइंट बताने आया हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, कहीं पे भी लिख लेना, आदित्य सर की राइटिंग है, ये मिटाओ मिटाओ, कहाँ मिटाओ, ये मिटाओ, ठीक है। एक टिप पॉइंट लिख लेना, ये सब मैंने लिखा है, देखो कितना प्यारा प्यारा लिखा है। देखो एक टिप पॉइंट हमेशा याद रखना, कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी कि वाटर आपका हमेशा सॉल्वेंट ही रहता है। आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में वाटर सॉल्वेंट ही मिलेगा। कोई 0.1% ही ऐसा केस केमिस्ट्री में इजाज हो सकता है जिसमें आपको वाटर क्या बोलते हैं सॉल्यूट की मात्रा में मिले, वरना कभी भी आपको वाटर सॉल्यूट की मात्रा में नहीं मिल सकता। तो वाटर हमेशा सॉल्वेंट होता है। और मैं ऐसे बीच बीच में आपको टिप पॉइंट देने आता रहूंगा। तो आइए आदित्य सर को आप बुला लेते हैं। हाँ, तो हम लोग पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन की टर्म्स अपने पढ़ ली। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, एंड एक से दो मैंने एग्जांपल आपको बता दिए। अब जो मैंने बात करी थी आगे की, तो आगे जो अगला है वो आता है हमारा कंसंट्रेशन। क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस ये होता क्या है, ये इसका मतलब होता है द नंबर ऑफ सॉल्यूट। अब मैं बता चुका हूं सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, जो लेस अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट होता है। नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड खुद लिखो, मैं नहीं लिखूंगा, हाथ दर्द हो रहा है। हाँ, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब इसके तुम्हें पता है, इसके कॉन्सेंट्रेशन के जो मेजरली होते हैं वो दो टाइप होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन के हैव टू वेज, इसको दो तरीके से हम बात कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है, ज्यादा डिटेल में। पहला एंड द मेन इंपॉर्टेंट, पढ़ो क्या लिखा है भाई, क्वालिटेटिवली। इसका मतलब क्या होता है, तो क्वालिटेटिवली इसका मतलब क्या होता है, इन विच वी कैन नॉट मेजर्ड क्या कंसेंट, मैं इसे कॉन्क लिखूंगा, मैं इसे कॉन्क लिखूंगा ऑफ सॉल्यूशन। किसी को कोई दिक्कत दिक्कत है तो अपने पास रखो, मुझे कोई जरूरत नहीं है। क्वालिटेटिवली हो गया। क्वांटिटेटिवली क्या होता है भाई, इसके अंदर होता है इन विच वी कैन मेजर्ड कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या होता है, हम लोग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मेजर कर सकते हैं। कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब जैसे बताया था यार, मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, इन सब की बात भी हम लोग करेंगे कुछ थोड़ी देर के अंदर, ठीक है। और अगला एक छोटा सा टॉपिक आता है, मतलब जिसे बोलते हैं हम लोग, अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इस पहले टॉपिक थोड़ा बहुत मतलब फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद करते हैं, देन उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। देखो, जिसका टॉपिक का नाम है, जानते हो भाई, इसी को बोलते हैं हम लोग, इस नाम से पक्का जानते हो भाई, ये तो जेई मेंस एडवांस के लिए, उसमें इसको मास बाय मास परसेंट बोलते हैं, वरना तो मुझसे भी तो वेट बाय वेट परसेंट है, इसको भी मास बाय मास ही परसेंट बोलते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देख लो, इसका फॉर्मूला होता है, यार तो फॉर्मूला लिख देते हैं इसका, मास बाय मास परसेंट, और वे इसको भी मास ही बाय मास परसेंट बोलते हैं। फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट
अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बेटा इस फॉर्मूले को ना याद कर लो, इस फॉर्मूले को याद कर लो। मैं 2 मिनट के साइड में से नोट करो। अब फिर इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो साइड हो रहा हूं मैं, नोट कर लो जल्दी से। हाँ तो भाई मैंने आप सभी लोगों को मास बाय मास परसेंट से का फॉर्मूला बता चुका है, एंड ये सामने दो क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, वो इसके बाद करते हैं। पहले इन दोनों क्वेश्चन से निपटते हैं। अब इन दोनों में से एक क्वेश्चन बहुत आसान है, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब देखो भाई, सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, पर मैं ये वाला करूंगा, ठीक है। तुम लोग भी थोड़ा तड़पो, तड़प तड़प के मरोगे तुम सालों। अब देखो, concentration of solution obtained by 10 ग्राम of NaOH in 90 ग्राम of water, यानी इसके अंदर 10 ग्राम of NaOH, यानी ये क्या है, सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। फॉर्मूला मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, जिससे जो कुछ गधे लोग हैं, मैंने बोला था लिखने को याद करने को, पर वो याद करके नहीं आए, तो उनके लिए है भाई, लिख दो, कोई बात नहीं। तो चलो फिर देखो स्टार्ट करते हैं। W/W% क्या होता है फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट सामने सामने लिखा हुआ है भाई मेरे, कितना मुश्किल क्वेश्चन था ये, बताओ जरा यार। 10 मास ऑफ सॉल्यूशन, देखो ये जो तुम्हें दूसरा के बने ना, ये है सॉल्वेंट, क्या है, सॉल्वेंट, और ये क्या है, सॉल्यूट। और आप सभी लोग को पता है, सबको पता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू होता है सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमें 90 के अंदर 10 को प्लस करना पड़ेगा, यानी 100, यानी 10 अपॉन में 100 हो गया, और इंटू 100 में करना ही था, तो यानी मास बाय मास परसेंट इक्वल टू 10%, हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने कर दिया है, ये वाला भी मैं करूंगा, ठीक है। तो चलो पहले मैं थोड़ा सा कुछ टाइम दे देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके इसे करने की ट्राई करो। आई होप सबने वीडियो पॉज कर लिया होगा। तो चलो इसे भी हम लोग सॉल्व कर ही देते हैं। देखो जिसने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा ना, वो अगला क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर देगा, पर जो नहीं कर पाया होगा फिर गधे हो तुम। कोई बात नहीं, रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ यार, इस क्वेश्चन को साथ में करते हैं सब। देखो सबसे पहले तो बोला अमाउंट ऑफ NaOH हमें कैलकुलेट करना है, तो हम लोग अमाउंट ऑफ NaOH को, अमाउंट ऑफ NaOH को हम लोग ले लेते हैं n, क्या ले लेते हैं, n। अब हमें 20% ऑफ W/W दिया हुआ है, यानी मास परसेंट दिया हुआ है, और 250 ग्राम ऑफ एक्वस सोल्यूशन, यानी ये क्या है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन में गिवन है। यानी हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब वेट तो मैं गिवन है 20, मास, हाँ तो हमने वेट बाय वेट है, मास बाय मास परसेंट हमें कितना गिवन है, 20 गिवन है। मास ऑफ सॉल्यूट यानी ये अमाउंट ऑफ NaOH n लिया था, मास ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है 250, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्या दिक्कत है, 25, या इसको इससे काट दो 4 बार में, 25 इंटू इधर 4 हो गया, यानी कितना हो गया, 25 4 इंटू 100, यानी ये अमाउंट ऑफ NaOH, अमाउंट ऑफ NaOH। इसी साथ ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन, रेडी रहो, क्योंकि अगला वाला क्वेश्चन तुम लोग को करना है भाई। ये दोनों जैसे तैसे मैं कर दिया, आप लोगों ने बहुत रोना धोना किया इस क्वेश्चन के लिए, तो बेसिकली भाई कुछ नहीं था क्वेश्चन में, देख लो कुछ नहीं था, हमें बस एक को अमाउंट ऑफ n को n लेना था, बाकी सब में गिवन नहीं था, आराम से निकल लिया। अगला क्वेश्चन है इससे और इससे दोनों से रिलेट करके उस क्वेश्चन को तुम्हें करना है, तो देख लो भाई। तब तक के लिए इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से आ गया। अब आप सोचोगे मैं क्यों आया हूँ। हाँ मुझे पता है, आपको जो गलत लगा वो मुझे भी गलत लगा, ये गलत है। ये जेईई एडवांस वालों का ना ऐसे ही होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ नीट जिंदाबाद। कैलकुलेशन ही नहीं आती इन लोगों को, मैथ लेके बैठे बड़े हैं। मैं करके दिखाता हूँ कैलकुलेशन। देखो जैसे कि रंजन सर ने बताया आपको कि मास ऑफ सॉल्यूट आपको n ले रखा है उन्होंने, ठीक है, और इधर आपका मास ऑफ सॉल्यूशन आपका 250 है,
इंटू में 100 है और आपको 20% दे रखा है। अब हम इन लोगों की तरह ऐसे हवा हवा में नहीं करेंगे, हम अपना सिंपल ही करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। ये 20, ठीक है, ये डिवाइड में था, यहां जाके मल्टीप्लाई, ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहां जाके डिवाइड n, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, यहां भी 0 से 0 कैंसिल, 25 टू ज़ा 50 ग्राम, ठीक है, क्योंकि ग्राम में सब कुछ चल रहा है तो ग्राम आप जी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी n की वैल्यू होगी। तो इसी के साथ ये है आपका सही